हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के 500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनकी एक सीरीज देखेंगे हम लोग पूरे। उसमें जितने भी क्वेश्चन आज कराएंगे उन सभी को विद फैक्ट देखेंगे और जितनी भी इसकी थ्योरी है उसको पूरे तरीके से देखेंगे जिससे कि कोई उससे संबंधित क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी कहीं ना कहीं ल्यूसेंट से रिलेटेड हैं और इन सभी क्वेश्चंस को मैंने अच्छी तरह से बनाया है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये पूरे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अगर करके जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा आगे के एग्जाम्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं तो इनके साथ साथ में जो थ्योरी है इसकी वो भी हम लोग करते जाएंगे। तो इसका आंसर है दयाराम साइनी। ध्यान रखेंगे, इनका नाम राय बहादुर दयाराम साइनी था। राय बहादुर इनको उपाधि मिली थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इनकी खोज जो की थी इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जस्ट इसके एक साल बाद 1922 में जगह थी मोहनजोदड़ो जिसकी खोज हुई थी। और इसकी खोज की थी हमारे इंडियंस ही थे जिनका नाम था राखाल दास बनर्जी, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं RD बनर्जी। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग, आप जानते भी हैं इसको, इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी इसीलिए इसे कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जो इसके समकालीन एक सभ्यता थी जिसको आ गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये दो नदियां थी जिनका नाम था दजला और फरात। दजला और फरात, ध्यान रखेंगे, इन दो नदियों के किनारे स्थित थी। आज की अगर बात करें तो ये बगदाद में जो टिग्रिस नदी है और जो यूफ्रेटस नदी है, इन दोनों नदियों के किनारे है मेसोपोटामिया। ध्यान रखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, और मेसोपोटामिया के लोग जो थे इस सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे मेलुहा की सभ्यता बोलते थे। क्या बोलते थे? मेलुहा की सभ्यता। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मेलुहा की सभ्यता का काल कब से कब तक था, तो ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था वही मेलुहा घाटी की सभ्यता का नाम था, क्योंकि मेलुहा नाम दिया था किसने? मेसोपोटामिया के लोगों ने। तो ध्यान रखेंगे इसका कार्यकाल हमेशा 2500 से 1750, जो कि ज्यादा सही माना गया है। वैसे तो अनेक वैज्ञानिकों के अनेक अनेक मत हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2500 से 1750 का सबसे सही कार्यकाल माना गया है। ध्यान रखेंगे। अगर एक चीज और पूछ ले कि सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे पहले इसको देखा किसने था, तो एक व्यक्ति का नाम आता है 1826 में जिसने इसको देखा था। उसका नाम है चार्ल्स मैसान। चार्ल्स मैसान ने एक टीले को देखा था जिसकी वजह से कहा गया कि चार्ल्स मैसान वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। उसका नाम था चार्ल्स मैसान। ठीक है, एक मिनट देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूछ लेता है कभी कभी प्रमुख बंदरगाह कौन था। प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो ध्यान रखेंगे सबसे प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग देखें बंदरगाह पूछ लेगा तो आप लोग क्या लगा देंगे? लोथल लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। लिपि पूछ लेगा तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। लिपि पूछ लेगा तो लिपि आती है भाव चित्रात्मक या फिर बोलेगा पिक्टोग्राफियल। ध्यान रखेंगे, ठीक है, भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक या ऐसे ही बोलते हैं पिक्टोग्राफी। ठीक है, और इसके अलावा पूछ लेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। और अगर वैदिक के बारे में पूछेगा तो वैदिक सभ्यता को आप जानते हैं ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। एक क्वेश्चन और ध्यान ध्यान रखना है यहाँ पे, ये वैदिक सभ्यता जो थी ये पितृसत्तात्मक थी। ध्यान रखें इस चीज को, ये पितृसत्तात्मक थी। और जो
सिंधु सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे इस चीज को, तो ये कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूरे के पूरे आए हुए हैं, ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मिलता है कि एक सिंधु घाटी सभ्यता में एक नर्तकी मिली थी जो कि किससे निर्मित थी, कांस्य से निर्मित थी। किससे निर्मित थी, कांस्य से निर्मित थी। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, तो कांस्य की इन्होंने खोज की थी, तो इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया था, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और कांसा बनता कैसे है, तो कांसा ध्यान रखेंगे, जो पीतल होता है इसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, और उसको साथ में टीन मिला देते हैं तो इसके साथ बन जाता है क्या, कांसा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टीन और तांबे, क्या बोलते हैं इसको, टीन और प्लस तांबा, इन दोनों धातुओं को मिला के क्या बनता है, कांसा बनता है। टीन और तांबा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, टीन और तांबा, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, कांसा। और कांसे की खोज की इसीलिए कहा गया इसे कांस्य युगीन सभ्यता। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, लोहा की जानकारी इन्हें नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। मीठे के लिए लोग शहद का इस्तेमाल करते थे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ये फंसा लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और इनके समय में एक चीज ध्यान रखना कि एक जगह थी जिसे कहा गया था, जिसे बोलते हैं कि एक तरीके से जुते हुए खेत जिन्हें बोला गया, तो वो हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को कि वो जगह मिली थी कालीबंगन से, ठीक है। कुछ नदियों के नाम आते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो कहीं नोट कर लीजिए इस चीज को। कुछ नदियों के नाम आते हैं जिनमें आप पूछ लेता है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे था। जैसे पूछ लेगा कि हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की, हमने बताया आपको दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन इस नदी किस किनारे था, तो राबी नदी के किनारे था। जैसे पूछ लेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। चन हुदड़ो पूछ लेगा, चन हुदड़ो पूछ लेगा, तो किस नदी किनारे था, ये भी सिंधु नदी किनारे स्थित था, ठीक है। ऐसे ही कालीबंगन पूछ लेगा, कालीबंगन पूछ लेगा, तो कालीबंगन किस नदी किनारे स्थित था, तो ये घग्गर नदी किनारे स्थित था। किस नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे स्थित था। ऐसे ही पूछ लेगा लोथल, तो लोथल किस नदी किनारे स्थित था, लोथल पूछ लेगा, तो ये भोगवा नदी किनारे स्थित था। कौन सी नदी, भोगवा नदी किनारे स्थित था। ऐसे रोपड़ पूछ लेगा, तो रोपड़ कौन सी नदी किनारे था, सतलज, ठीक है, सतलज। ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं, जैसे अगर आलमगीर पूछ लेगा तो हिंड नदी किनारे था। आपको पता ही है कि अगर ऐसे पूछ लेगा कि सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी जगह कौन थी, तो वो था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित था। नदी कौन सी थी, चिनाब। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पश्चिमी कौन था, तो पश्चिमी में पूछ लेगा कौन था, आलमगीरपुर। कौन सा था, आलमगीरपुर। और ये किस नदी किनारे था, तो ये हिंडन नदी किनारे से था। दक्षिणी पूछ लेगा तो कौन सा था, दायमाबाद। कौन सा था, दायमाबाद। और दायमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, जो कि प्रवरा नदी या फिर प्रवरा ऑप्शन ना मिले तो लगा देना गोदावरी नदी किनारे स्थित था, ठीक है। इधर पूछ लेगा तो इधर कौन सा था, तो सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और ये किस नदी किनारे था, तो ये दास्क नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी, दास्क नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना, बाकी मैंने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। रंगपुर पूछ लेगा तो रंगपुर था हमेशा, रंगपुर जो है मादर नदी किनारे स्थित था। मादर कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं भादर मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। रंगपुर जो है ये भादर नदी किनारे स्थित था, ठीक है। धौलावीरा भी भादर नदी किनारे स्थित था, ठीक है। बनवाली पूछ लेगा, बनवाली आया हुआ है, लिख लेना इस चीज को, वनमाली का है या बनवाली बोले, दोनों ही सेम है। और ये ध्यान रखना इस चीज को, रंगोई नदी किनारे स्थित था, रंगोई नदी के किनारे स्थित था। पूछ लेगा सुतकांगेडोर हमने लिख दिया है, कौन सी हो जाएगी, दास नदी किनारे स्थित था, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लेना। पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम बताइए, तो ध्यान रखना इस चीज को, अन्नागार थी। कौन सी थी, अन्नागार थी। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने कोशिश की है समझाने की, और कोशिश की है इसको पूरा एक समेटने के लिए, तो आप समझ लें इस चीज को, ठीक है। अग्निकुंड पूछ ले तो कालीबंगन से मिले थे, ऐसे मनके बनाने के पूछ लेगा तो लोथल से मिले थे, और चंद्रोलो से भी मिले थे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस हैं। अब आप पीछे वाले स्लाइड में आइए, देखिए, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि
एक मिनट, सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके शरीर त्याग दिया था। तो कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ध्यान रखना है, इन्होंने प्राण त्यागे थे श्रवणबेल गोला में। कहां पे त्यागे थे? श्रवणबेल गोला में, जो कि कहां पड़ता है? कर्नाटका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, कर्नाटक में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो ध्यान रखना इस चीज को कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का हो या पृथ्वीराज तृतीय का हो, एक ही बात है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान भी इन्हीं को बोलते हैं। इन्हीं का नाम था राय पिथौरा। क्या नाम था इनका? राय पिथौरा, इन्हीं का नाम था। ठीक है, राय पिथौरा का हो, पृथ्वीराज चौहान का हो या पृथ्वीराज तृतीय का हो, ये तीनों नाम इन्हीं के नाम है। अगर एक युद्ध और हुआ था तराइन का सेकंड, जो हुआ था 1192 में। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरे वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, एक सभी ध्यान रखेंगे इस चीज को। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था या किसने बनाया था? तो मुर्शीद कुली खान। ध्यान रखना इस चीज को, मुर्शीद कुली खान को 1700 के आसपास मुर्शीद कुली खान को औरंगजेब ने यहाँ का बंगाल का गवर्नर बनाया था। बंगाल का गवर्नर बनाया था। लेकिन मुर्शीद कुली खान ने 1707 के बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मुर्शीद कुली खान ने जो यहाँ का जो टैक्स था, वो टैक्स बराबर भेजता था किसको? दिल्ली में। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, मुर्शीद कुली खान जो था दिल्ली में टैक्स बराबर भेजता रहा। ध्यान रखना इस चीज को, कभी कभी इसको स्वतंत्र शासक नहीं माना गया है, लेकिन ये इसको पूछ लेगा कि बंगाल को स्वतंत्र किसने किया था? तो मुर्शीद कुली खान ने इसको स्वतंत्र किया था। जिसके बाद आपको पता है अलीवर्दी खान आता है। अलीवर्दी खान के बाद उसका जो पोता होता है वो सिराजुद्दौला, उसके बाद अंग्रेज हराते हैं उसको और उसके बाद कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पता है आपको, मीर जाफर, मीर कासिम, और उसके बाद अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। विधवा पुनर्विवाह विवाह कानून कब बना? देखिए ये कब कानून आया था? 1856 में। क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया था? तो नाम याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया था। जो विधवा पुनर्विवाह कानून था इस चीज के लिए। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1858 ईस्वी में इन्होंने के बाद इन्होंने शासन फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसमें तो साफ साफ जो मार्ले था उसने स्पेशली जो मिंटो था, सॉरी मिंटो जो था, उसने अपना एक मित्र था उसको लिखा था, हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा। इनकी नीति क्या थी? फूट डालो और शासन करो की नीति थी 1858 के बाद में, जब क्रांति हो गई उसके बाद में। ठीक है, क्योंकि जान गए थे कि ये सम्मिलित रहेंगे अगर हिंदू और मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए इन्होंने बांटने का प्रयास किया था। इसीलिए आपको पता है कि 1909 में जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि हमें पृथक निर्वाचन दिया जाए, और उन्होंने मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन दिया भी था 1909 में। ठीक है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो गृह युद्ध इंग्लैंड में चला था 7 वर्षों तक। ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आर्य भारत में कहां से आए थे? ये मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग है कि सेंट्रल एशिया से आए थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। और ये आकर बसे कहां थे? तो ध्यान रखना इस चीज को, सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि आज का पंजाब कह सकते हो, और पश्चिमी यूपी बोल सकते हैं हम लोग, और जो तुम्हारा पूरा हरियाणा वाला इलाका है पूरा ये सब आता है, जिसमें 7 नदियां हैं, उन्हें बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ये आर्य अवधि में। ध्यान रखना चाहिए, आर्य अवधि में। ठीक है, गुप्त समाज की स्थापना का किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने की थी। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए लिया है, क्वेश्चन एकदम फर्जी क्वेश्चन है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है ये यहाँ बैरम खान होगा। देखिए बैरम खान लिखे या फिर अकबर लिखे, क्योंकि अकबर के संरक्षक के रूप में
बैरम खान ने युद्ध लड़ा था। बैरम खान ही उस युद्ध का सेनापति था। तो बैरम खान और कहो अकबर कहो तो उनका युद्ध हुआ था हेमू से। इस युद्ध में लगभग हेमू जीत गया था। ध्यान रखना इस चीज को। हेमू हिंदू अगर पूछे तो हिंदुओं में सबसे आखिरी रूलर था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और ये जो 14th विक्रमादित्य कहा जाता है तो यही व्यक्ति था जो 14th नंबर का विक्रमादित्य था। इसने अपने जीवन में जितनी लड़ाइयां लड़ी थी वो सभी लड़ाइयां जीती थी। और हेमू लगभग इस युद्ध को जीत गया था, पानीपत के सेकंड वॉर को। लेकिन एक तीर इसके आंख में लगता है और हेमू मूर्छित होकर गिर पड़ता है। और ये बैरम खान था जिसने प्लानिंग करके पूरे तरीके से इसको घेर लिया और पूरे में अफवाह उड़ा दी कि हेमू मारा गया। जिसके बाद इनकी सेना जो है अफरा तफरी में भाग जाती है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि हेमू की जो हार थी ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य था और अकबर की जीत जो थी एक दैवीय संयोग था। तो आप समझ सकते हैं कि ये हेमू किस तरीके से इसमें हार गया था। ठीक है। और मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान का शासक था। आपको पता है इस चीज के बारे में। ठीक है। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो वो था खिलजी। ठीक है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो ये शहर आता है सूरत। ध्यान रखना। ठीक है। कौन सा? सूरत। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि थी हैदराबाद के साथ में, जो कि आप कह सकते हैं निजाम के साथ में। ठीक है। हैदराबाद के साथ में पहली संधि हुई थी, या फिर कह सकते हैं निजाम के साथ में ये पहली संधि हुई थी। ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। कहीं सहायक संधि आए तो भी ध्यान रखना। और ये सहायक संधि का जनक जो था, ध्यान रखना इस चीज को, सहायक संधि जो थी इसको शुरू तो किया था डुप्ले ने, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन इसका जनक कहा जाता है बेले जली को। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। और 1802 में इसने स्टार्ट किया था इसको बेले जली ने। ठीक है। ध्यान रखना सहायक संधि को। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये है पुरंदरदास। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है। चंद्रगुप्त निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, देखिए सिंपल सी बात बोल रहा है, जिसने सबसे ज्यादा बिल्डिंग बनाई हो उसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स का नाम जाना जाता है। तो कौन था? शाहजहां। दिल्ली का लाल किला कहे या आगरा का ताजमहल कहे, सब किसने बनवाया था? शाहजहां ने। इसे कहा गया प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा गया। किसे? शाहजहां को। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु हैं जिन्हें कहा गया है गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे, 10th गुरु थे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देख लीजिए एक बार। देखिए पहले गुरु जो पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव और गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन दास जी, गुरु हरगोविंद, हर राय और हर किशन जी, और गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह और गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही कहा था कि इसके बाद कोई जो है गुरु नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही सभी लोग पूजेंगे। एक क्वेश्चन ध्यान रखना इस चीज को कि जो सिखों के 5वें गुरु थे, जिनका नाम है, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है। यहाँ पे अर्जुन देव कर लेना। ठीक है। जो गुरु अर्जुन देव थे, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। ध्यान रखना चीज को। ठीक है। सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्हें जहांगीर ने फांसी दी थी। ध्यान रखना। ठीक है। और सिखों के जो 9वें गुरु थे, ध्यान रखना, जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इनको औरंगजेब ने फांसी दी थी। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखना। और ध्यान रखना चीज को कि सिखों के 10वें गुरु थे कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और जो हमारा एक कह सकते हैं सिख संप्रदाय के पहले गुरु कौन थे?
तो या फिर कह सकते हैं सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, और आप समझ सकते हैं कि तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, हम जानते हैं इस चीज को, जिसे हम लोग ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में, ठीक है। ननकाना साहिब के नाम से आप जानते हैं जगह। पहले इसका नाम क्या था? तलवंडी। जगह कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में, ठीक है। ननकाना साहिब जिसे जानते हैं, ये सिखों के सबसे पवित्र जगह में से आता है, ठीक है। हालांकि ध्यान रखना चीज को, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक जी थे, इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था करतारपुर। करतारपुर, ठीक है, करतारपुर साहिब, और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी जगह पाकिस्तान में ही पड़ती है, ध्यान रखना चीज को, ठीक है। तो सिखों के जो गुरु थे पहले, उनका नाम था नानक जी, और इन्हीं के जगह पे दो नाम, जो जगह है ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब, जहाँ लोग ये लोग रहे, इनके पवित्र जगह जहाँ पे हैं, उन्हीं को गद्दियां बनाई गई हैं, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी पूछ लेता है कि लंगर व्यवस्था की स्टार्टिंग किसने की थी? तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग तो की थी नानक साहब ने, लेकिन जो इसको सही तरीके से चलाया था, तो जो चलाया था गुरु अंगद देव ने, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए को, ठीक है। और गुरुमुखी लिपि के संस्थापक भी कौन थे? गुरु अंगद देव थे, ठीक है। अमरदास जी के बारे में ध्यान रखना है, इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। जो रामदास जी हैं, जो रामदास जी हैं, जो रामदास जी हैं, रामदास जी के बारे में ध्यान रखना चीज को, कि इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ध्यान रखना, ठीक है। एक कुंड था, एक कुंड था जिस अमृत सरोवर के नाम से, उसी के नाम पड़ गया अमृतसर शहर, ध्यान रखना, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। अगर हरमिंदर साहिब ये पूछ ले स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, और थैंक यू दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते रहिए। हम क्वेश्चन, जो आपका भी एग्जाम लगा हुआ है, जैसे आपका एक एग्जाम है अभी, जैसे जीडी का एक एग्जाम है, पुलिस का, तो इनके लिए 10 वीडियो बनाएंगे बढ़िया बढ़िया से, जिनमें लगभग लगभग जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे जो आते ही हैं, इन क्वेश्चंस को रखेंगे, और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दे देंगे जिससे रिवीजन कर सकें। और 10 वीडियो जो बनाएंगे बहुत धमाकेदार बनाएंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं आए हुए होंगे, और इसको जितने भी फैक्ट उससे रिलेटेड होंगे, कम से कम 10-10 फैक्ट उसके, उन सभी को रखेंगे, जिससे कि आपकी पूरे जीके रिवीजन हो जाए। जो आपके 38 नंबर की जीके आनी है, इसमें गारंटी के साथ कह रहे हैं, इन 10 वीडियो में 20 प्लस क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं इनको भी देखिए, इसके साथ में जो 10 वीडियो बनाएंगे उनको जरूर देखना है आप लोग। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप किसी को शेयर जरूर कर सकते हैं, इतनी सी हेल्प करना है। थैंक यू दोस्तों।